नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन पढ़ेंगे अपक्षय के बारे में। अपक्षय का अर्थ होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट के बिखरना तथा उस चट्टान विशेष या स्थान विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इसमें चट्टानी चूर्ण के परिवहन को सम्मिलित नहीं किया जाता है। मतलब अगर वो चट्टान वहीं टूट चुकी है और वो मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, उसको अपक्षय के अंतर्गत नहीं माना जाता, उसको अपर्दन के अंतर्गत माना जाता है। अपर्दन क्रिया में टूटे हुए चट्टानी टुकड़ों के परिवहन, जिसमें नदी, हिमानी, वायु, भूमिगत जल तथा सागरी लहर द्वारा जो टुकड़ों का जो है वो आपस में रगड़ना, उनके द्वारा कटा किया जाना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये परिवहन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। और अनाच्छादन यानी जिसमें अपक्षय तथा अपर्दन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित जो समावेशी भाव है, वो सम्मिलित भाव जिसको अनाच्छादन कहा जाता है। इस प्रकार अपक्षय में केवल स्थैतिक क्रिया तथा अपर्दन में गतिशील क्रिया होती है। अनाच्छादन स्थैतिक तथा गतिशील दोनों क्रियाओं का योग है। स्थैतिक क्रिया का साधारण तात्पर्य चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट फूट से है। अपक्षय की क्रिया को निम्न शब्दों में हम बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर अपने ही स्थान पर बिखर कर रह जाए, इसको अपन अपक्षय कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें अन्य विद्वानों के मत जो हैं वो भी मैं बता दूं आपको। तो उसमें सबसे पहले आर्थर होम्स के अनुसार अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करती हैं, बशर्ते कि ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन न हो। इस प्रकार होम्स महोदय ने इस चीज को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। उसके पश्चात स्पार्क्स महोदय ने कहा है कि पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने तथा रासायनिक वियोजन की क्रियाओं को अपक्षय कहा जाता है। तो आपने स्पार्क्स महोदय के अनुसार जो बताई है परिभाषा, उसको समझा होगा। तो इसमें दोनों ही में एक ही बात है कि चट्टानें अपने ही स्थान पर टूट के बिखरती हैं और जिसमें परिवहन जो है वो ना हुआ हो। ठीक है ना, ये चीज़ इसके अंतर्गत है। अपक्षय के अंतर्गत दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्रथम भौतिक परिवर्तन होते हैं जिसके अंतर्गत ताप परिवर्तन, तुषार क्रिया, जीव जंतुओं द्वारा चट्टानों का विघटन होता है। द्वितीय प्रकार का परिवर्तन रासायनिक होता है जिसके अंतर्गत जल जो कि स्थिर जल हो या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जीवों द्वारा चट्टानों में वियोजन होता है। उपरोक्त कारक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संबंधी एक साथ भी कार्य कर सकते हैं और अलग अलग भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अपन अपक्षय की एक और परिभाषा मैं आपको और बता दूं तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अपक्षय ताप, जल, वायु तथा प्राणियों का कार्य है जिसके द्वारा यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में टूट फूट होती है। ठीक है। तो ये हो गया अपक्षय के बारे में। अपन क्या है ये समझ गए हैं कि इसकी जो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, है ना। अब अपन ये समझेंगे कि अपक्षय को नियंत्रण करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब उन कारकों में
पहला कारक है चट्टानों का संगठन तथा संरचना, दूसरा है स्थल के ढाल का स्वभाव, और तीसरा है जलवायु में भिन्नता, और चौथा है वनस्पति का प्रभाव, है ना। तो सबसे पहले चट्टानों का संगठन और संरचना। इस चीज में आप समझ गए होंगे कि जिन चट्टानों का संगठन और संरचना जो होगी, वो संगठन और संरचना जो है वो कमजोर होगी तथा असंगठित होगी। मतलब कमजोर और संगठित होगी तो क्या आसानी से क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। उदाहरण के रूप में जैसे घुलनशील जो खनिज वाली जो चट्टानें हैं, या जिसमें रंध्र हों, वो क्या है, आसानी से रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या हो जाएगी, घुलनशील हो जाएंगी और उनका अपक्षय जल्दी ही हो जाएगा। जैसे चूना पत्थर है उसमें, ठीक है। और जिन चट्टानों में परतों की स्थिति लंबवत या ऊर्ध्वाकार रूप में होती है, उनमें तापीय भिन्नता, तुषारपात, जल तथा वायु का प्रभाव शीघ्र होने लगता है। तथा जैसे चट्टान ढीली पड़ती है, लंबवत स्तर के कारण उनकी टूटन तथा गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकाव प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत यदि चट्टानों के स्तर क्षैतिज रूप में मिलते हैं तो उनमें संगठन अधिक होता है तथा उनका विघटन तथा वियोजन आसानी से शीघ्र नहीं होता है। चट्टानों की संधियों का यांत्रिक अपक्षय पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। अधिक संधियों वाली चट्टानों में शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में तुषार के कारण विस्तार तथा संकुचन होता है, जिस कारण विघटन शीघ्रता से प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार उष्ण भागों में तापीय अंतर जो है, यानी तापांतर जो है के कारण, जैसे दिन के समय अत्यधिक ठंड और रात्रि में जो जैसे रेगिस्तानी भाग में है, दिन के समय अत्यधिक ताप और रात्रि में ठंड, जो वातावरण में जो है तापमान में वो गिरावट तीव्र आती है, उस कारण से वहाँ पर क्या हो जाता है, अपक्षय तीव्र गति से होता है ना। तो इस प्रकार उष्ण भागों में तापांतर के कारण रात्रि तथा दिन में इन संधि युक्त चट्टानों में फैलाव तथा संकुचन अधिक होने के कारण यहाँ पर अपक्षय तीव्र गति से होता है। अब है दूसरा पॉइंट, स्थल के ढाल का स्वभाव। ढाल का स्वभाव अगर तीव्र है तो अपक्षय बहुत ही तीव्र गति से होगा, और जो अपक्षय की वजह से चट्टानी जो टुकड़े हैं वो जल्दी जल्दी टूट के और नीचे की ओर बिखरेंगे, तो उससे भी क्या होगा, तीव्र गति से क्या हो जाएगा, है ना, अपक्षय जल्दी संपन्न होगा, ठीक है ना। तो चट्टानों के शीघ्र टूटकर नीचे सरकने के कारण अपक्षय जो है वो क्या है, तीव्र गति से, है ना, अपक्षय की गति तीव्र हो जाती है और प्रबल हो जाती है। इसके विपरीत अगर ढाल सामान्य है तो वहाँ अपक्षय इतना तीव्र गति से नहीं हो पाता है। इसके कई कारण हैं। प्रथम यह है कि सामान्य ढाल होने के कारण उत्पन्न सामग्री का स्थानांतरण नहीं हो पाता। दूसरा यह है कि कम ढाल होने से चट्टानों का संगठन शीघ्रता से कमजोर नहीं हो पाता है। तीसरा, जलवायु में भिन्नता। एक तो यह कि भूपटल के विभिन्न भागों में जलवायु की भिन्नता के कारण अपक्षय में भिन्नता तथा उसकी सक्रियता में पर्याप्त अंतर मिलता है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में अत्यधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। इन स्थानों पर आर्द्रता तथा तापमान के अधिकता के कारण सभी प्रकार के लवण के अपक्षालक कार्य घुलाकर बहाने की क्रिया को लीचिंग या अपक्षालन कहते हैं तथा घोलक कार्य अधिक सक्रिय होते हैं, जिस कारण धरातलीय भाग में रासायनिक अपक्षय द्वारा अपक्षालन तथा घोलन अधिक होता है। यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय नगण्य होता है। इसके विपरीत उष्ण तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाले भाग अर्थात उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय भागों में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, क्योंकि चट्टानी भागों में दिन के अधिक ताप तथा रात्रि के कम ताप के कारण क्रमशः फैलाव तथा संकुचन होते रहने से विघटन आसान हो जाता है।
शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में भी रासायनिक अपक्षय की तुलना में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, चूँकि चट्टानों के फटने तथा दरारों एवं संधियों में दिन का समाविष्ट जल रात में जमकर ठोस हो जाता है तथा दिन में पुनः पिघलकर तरल हो जाता है। इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती है तथा विघटन प्रारंभ हो जाता है। शीत जलवायु वाले भागों में सभी प्रकार के अपक्षय प्राय नगण्य होते हैं। यदि धरातल पूर्ण रूप से जमकर बर्फ से अनाच्छादित हो जाता है तो यांत्रिक एवं रासायनिक सभी प्रकार के अपक्षय स्थगित हो जाते हैं तथा यह क्रिया तभी सक्रिय हो पाती है जबकि बर्फ पिघल जाती है। इतना ही नहीं, एक ही स्थान पर जलवायु की वार्षिक विभिन्नता का भी प्रभाव अधिक होता है। उदाहरण के लिए, मानसूनी गर्म प्रदेशों में वर्षा काल में अधिक नमी तथा ताप के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, परंतु शुष्क ग्रीष्म काल में यांत्रिक अपक्षय सक्रिय होता है। अब है चौथा, वनस्पति का प्रभाव। किसी भी स्थान विशेष में वनस्पतियों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का अपक्षय के स्वभाव पर प्रभाव होता है। यह उल्लेखनीय है कि वनस्पतियां आंशिक रूप में अपक्षय के कारक भी हैं तथा आंशिक रूप में उनके लिए अवरोधक भी। वास्तव में वनस्पतियां अपने जड़ों द्वारा चट्टानों को जकड़ के रखती है। जो वनस्पतियां हैं, उनकी जो जड़ें हैं, वो चट्टान के अंदर उनको सभी चट्टानों को अपनी शिराओं द्वारा जकड़ लेती हैं। ठीक है, इस कारण से क्या है, चट्टानों में संगठन मजबूत हो जाता है। इसी प्रकार वनस्पतियों के आवरण में सूर्य ताप आदि का प्रभाव अनावरण के नीचे वाली चट्टानों पर नहीं हो पाता। इस प्रकार जिन भागों में वनस्पतियों की स्थिति होती है वहाँ अपक्षय सीमित होता है, परंतु इसके अभाव में स्थिति पूर्णतः विपरीत होती है। इस विषय में मतभेद भी हैं। वनस्पति की जड़ों में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं जो चट्टानों में शैन्य शैन्य विघटन लाते हैं तथा वृक्षों की जड़ों में चट्टानों में प्रवेश के कारण उनकी संधियां विस्तृत हो जाती हैं, जिससे चट्टानें ढीली पड़ जाती है तथा विघटन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से आपने ये समझा कि किन किन कारणों के द्वारा या कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से अपक्षय जो है वो अपना कार्य करता है। अब अपक्षय के प्रकार जो हैं उसके विषय में मैं बता देता हूँ। अपक्षय के प्रकार जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, जिसमें भौतिक या यांत्रिक कारक, जिसमें पहला है भौतिक या यांत्रिक कारक में जल, दूसरा है सूर्यताप, तीसरा है तुषार, चौथा है वायु और पांचवा है दाब। दूसरा है रासायनिक कारक, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तीसरा है प्राणी वर्गीय कारक, पहला है वनस्पतियां, दूसरा है जीव जंतु और तीसरा जो है मानव। अब अपन अगली क्लास में विघटन तथा विनियोजन में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अपक्षय या निम्न रूप से विभाजित जो है वो किस प्रकार से विभाजित करेंगे वो अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज आपने अपक्षय को अच्छे से समझा होगा। अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है और परिवहन में, ये चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो आपको जो है अपक्षय व्यवस्थित ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय।